चलिए मित्र, आज मैं संजय सिंह और आप लोगों के सामने झारखंड के कुछ प्रश्न हैं और ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्र। तो झारखंड के प्रश्नों को देखेंगे। मुख्य रूप से जेपीएससी और जेएसएससी को ध्यान में रखते हुए, खासकर जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए, आइए पहला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। झारखंड का जो क्षेत्र है इसमें कितने प्रकार के फसल होते हैं। ऐसे तो झारखंड प्रदेश जो है वो पूरा का पूरा पठारी प्रदेश है और कृषि की प्रधानता हमें यहाँ पर कम देखने को मिलती है और खनिजों की प्रधानता झारखंड के क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ फसलें यहाँ पर होती हैं। तो आपको ये बताना है कि झारखंड में कितने प्रकार के फसल पैदा होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड में 3 प्रकार के फसल पैदा होते हैं। ठीक है, झारखंड में कितने प्रकार के फसल पैदा होते हैं? तो 3 प्रकार के फसल पैदा होते हैं। पहला भदई फसल, भादों के महीना में होता है भदई, है ना, जिसमें वर्षा ऋतु ज़्यादा रहता है ना, तो भदई फसल। और इस भदई फसल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मक्का आपका भदई फसल के अंतर्गत आएगा, धान भी होता है और मरुआ भी होता है। मरुआ भदई फसल के अंतर्गत झारखंड में कितने प्रकार के फसल? तो झारखंड में 3 प्रकार के फसल। पहला भदई फसल, दूसरा अगहनी फसल जो अगहन के महीने में होता है, दूसरा क्या होगा? अगहनी फसल, अगहनी फसल। ठीक है, और तीसरा जो फसल है वो उस फसल को हम लोग कहते हैं रबी फसल। पहला अगहनी फसल, रबी फसल और भदाई फसल, है ना। तो भदाई फसल जिसमें धान की खेती ज़्यादा होती है, मक्का मरुआ की खेती होती है। अगहनी फसल में हम तिल का खेती देखते हैं, ज्वार की खेती को देखते हैं, और रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, है ना, ये सब की खेती होगी। गेहूं की होगी, जौ की होगी, सरसों की होगी, ये सब हमारा रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो झारखंड में कितने प्रकार के फसल पाए जाते हैं इसे आप लोग लिख भी लेंगे कि झारखंड में 3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। पहला भदई फसल है जिसके अंतर्गत मक्का मरुआ धान आएगा। दूसरा अगहनी फसल है जिसके अंतर्गत तिल और ज्वार आएंगे। और तीसरा रबी फसल है जिसके अंतर्गत गेहूं, जौ, सरसों की खेती होगी हमारी। ठीक है, आइए अब दूसरे प्रश्न को हम लोग देखें। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? सिंहभूम का क्षेत्र जो झारखंड के दक्षिण भाग में पड़ता है, तो इसमें क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता जो थे उस नेता का नाम है राजा अर्जुन सिंह। पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। ऐसे झारखंड में 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो देवघर के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? ताना भगत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ? अप्रैल 1912 में, अप्रैल 1913 में, अप्रैल 1914 में, अप्रैल 1915 में। तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? इसका आंसर देंगे 21 अप्रैल 1914 को। यहाँ पर सिर्फ अप्रैल 1914 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 21 अप्रैल 1914 को ताना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, और ये ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये गुमला के क्षेत्र से हुआ था। ये भी याद रखिएगा, कौन सा क्षेत्र होगा? गुमला का क्षेत्र होगा। और इसके जो प्रमुख नेता रहे हैं वो प्रमुख नेता का नाम है जतरा भगत, जतरा भगत। ठीक है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को गुमला के क्षेत्रों से प्रारंभ होता है
और इसके प्रमुख नेता जो रहे वो जतरा भगत रहे हैं, है ना, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार जो है वो ताना भगत आंदोलन है। बिरसा मुंडा आंदोलन का जो विस्तार माना जाता है वो ताना भगत आंदोलन को ही माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछेगा कि बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार किस आंदोलन को माना जाता है, तो बोलिएगा ताना भगत आंदोलन को माना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत गुमला क्षेत्र से देखने को मिलती है। कब होता है, तो 21 अप्रैल 1914 को होता है। याद रखेंगे, हम जितना बोल रहे हैं यहाँ तो साफ साफ आपको दिखाई भी दे रहा होगा और बोल भी रहे हैं, उसको भी आप लोग बातों को कैच करेंगे, है ना। आइए, संविधान सभा में छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। छोटानागपुर संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो उस समय छोटानागपुर क्षेत्र से कौन आदिवासी नेता रहे हैं, तो आदिवासी नेता जो थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा, है ना। और जयपाल सिंह मुंडा को किस नाम से भी जाना जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जयपाल सिंह मुंडा को किस नाम से जाना जाता है, तो मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, मरांग गोमके का अर्थ क्या है, आपसे पूछेगा कि मरांग गोमके का अर्थ क्या है, तो मरांग गोमके का अर्थ है महान नेता। क्या अर्थ है, महान नेता। आपसे पूछेगा मरांग गोमके किसे कहते हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा को कहते हैं। और इन्हीं के समय में हॉकी का एक स्वर्ण पदक भी, ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता। शीतकालीन हॉकी का आयोजन किया गया था जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। और मरांग गोमके का अर्थ क्या है, महान नेता। संविधान सभा के सदस्य रहे झारखंड से कौन, जयपाल सिंह मुंडा। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम लोग कहते हैं जंगल का आदमी कहते हैं। बिरहोर जो है एक क्या कहें घुमंतू ये जनजाति है, बिरहोर, है ना। बिरहोर जो जनजाति है ये घुमंतू जनजाति है और इसका सबसे ज़्यादा झारखंड में जो जनसंख्या हमको देखने को मिलता है वो कोडरमा के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बिरहोर का सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या देखने को मिलेगा कोडरमा में, चतरा में और हजारीबाग के क्षेत्रों में देखने को मिलता है बिरहोर, है ना, जनजाति। ठीक है। और ये जंगल, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होते हैं। ये घुमंतू जनजाति के रूप में होते हैं, घुमंतू जनजाति होते हैं। इनका जो निवास स्थान होता है जिसमें ये रहते हैं, झोपड़ी का बना हुआ निवास स्थान होता है, तो उस निवास स्थान को टाडा कहते हैं। उस निवास स्थान को क्या कहते हैं, टांडा, है ना। तो आपसे पूछेगा बिरहोर जो जनजाति है तो इस बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को टांडा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है, तो टांडा के नाम से जाना जाता है। घुमंतू जनजाति है, कोडरमा, चतरा और हजारीबाग के क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। लैक, LAC लैक, इसको हम लोग लाख भी कह सकते हैं। लैक को हम लोग क्या कह सकते हैं, लाख भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, लाख भी कह सकते हैं, है ना। ये एक प्रकार का जीव है ना, उसकी लार्वा से इसका निर्माण होता है। तो लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुआ है, तो लक्ष्य शब्द से हुआ है। संस्कृत के लक्ष्य शब्द से लाख शब्द की उत्पत्ति हुई है। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछ सकता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाख का उत्पादन, लाख एक प्रकार का कीड़ा है, तो वह किस प्रकार के कीड़ा से लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर आप लोग बोलिएगा कोरियर लाख। कौन सा लाख का नाम लीजिएगा, कोरियर,
कोरियर लाख। कोरियर लाख से लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। झारखंड लाख के उत्पादन में भारत के संदर्भ में प्रथम स्थान है। पूरे भारत में जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में से लाख का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो झारखंड करता है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उस 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा लाख का जो उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। और झारखंड के बाद दूसरा स्थान है भारत में छत्तीसगढ़। ऐसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में भी लाख का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद जो स्टेट आएगा वो छत्तीसगढ़ आएगा दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आपका होगा। याद रखेंगे, पहला झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा पश्चिम बंगाल लाख के उत्पादन में। झारखंड पहला, छत्तीसगढ़ दूसरा, पश्चिम बंगाल तीसरा। लाख के किस प्रजाति से सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन होगा? तो कोरियर लाख से। याद रखिएगा, कौन सा लाख से? कोरियर लाख से। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुआ था। 25 अगस्त 1907 को। यहाँ पर 25 अगस्त भी कर दीजिएगा साथ में, AUG लिख दिए। 25 अगस्त 1907 को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना होता है जमशेदपुर के क्षेत्र में, है ना। झारखंड के जमशेदपुर के क्षेत्र में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। और ऐसे भी जमशेदपुर का जो क्षेत्र है वो स्वर्ण रेखा नदी के आसपास के क्षेत्रों में है। वही प्रश्न फिर आ गया कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 लगा दीजिएगा। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल, बहुत आसान प्रश्न है ये, प्रभात कुमार। आप लोग सभी को पता होगा कि झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? तो प्रभात कुमार। छोटानागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? छोटानागपुर का जो क्षेत्र है ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध जो होता है वो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और बक्सर के युद्ध के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो भी क्षेत्र रहता है उसके भू राजस्व का जो पूरा जो दायित्व होता है वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ जाता है। तो आंसर हम लोग 1765 लगा देंगे, है ना। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो 1765 में छोटानागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। आपसे पूछ भी देगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बोलिएगा भारतीय इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रहा है, जिसमें यूरोपीय शक्ति का भारत पर जो वर्चस्व है वो हो जाता है, पूर्ण रूप से वर्चस्व हो जाता है। तो वो बक्सर का युद्ध था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, जिसके माध्यम से झारखंड का जो क्षेत्र है, पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो सभी क्षेत्र है ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ जाता है। तो 1765 याद रखेंगे। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? अब देखिए, संथाल परगना काश्तकारी कानून है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि काश्तकार कौन होते हैं, किसको हम लोग काश्तकार कहेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग कर लें। संथाल परगना काश्तकारी कानून आता है 1857 में आता है। अब ये देखना है कि काश्तकार कौन है भाई। तो काश्तकार को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, भूधारक। भूधारक जो भूमि को धारण करता हो उसको हम लोग कहते हैं भूधारक, ठीक है, पहला। दूसरा रैयत। दूसरा कौन होगा? रैयत होगा।
तीसरा कौन होगा? खूट कट्टीदार, खूट कट्टीदार, खूट कट्टीदार, है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह कम होने के कारण अच्छा से लिखा नहीं रहा है, लेकिन आप लोग समझिएगा। काश्तकार हम किसको कहेंगे? जिसके पास ज़मीन का हक हो। ज़मीन का मतलब एक प्रकार से मालिकाना हक भी कह सकते हैं। अगर मालिकाना हक नहीं भी है, लेकिन वो दूसरे की ज़मीन को जोत रहा है, जोतने का उसको जो अधिकार है, तो वो भी काश्तकार आएगा। तो काश्तकार को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला भूधारक, दूसरा रैयत, तीसरा खूट कट्टीदार। याद रखिएगा। भूधारक किसको कहेंगे? भूधारक हम उसको कहते हैं, वैसे व्यक्ति को कहेंगे जो अपना जमीन या फिर दूसरे के जमीन को वह जोत रहा होगा, तो वो भूधारक होगा, है ना। साथ में जोतने के साथ साथ उसका लगान भी वो चुकाएगा। अगर मान लीजिए ज़मीन हमारा है, लेकिन हम किसी दूसरे को जोतने के लिए दे दिए, तो जो जोतेगा वही लगान चुकाएगा, तो वो भूधारक होगा, पहली बात। ठीक है। रैयत जिसके पास ज़मीन का पट्टा होना चाहिए, ज़मीन का ये लगान जो चुकाएगा उसका वो रसीद होना चाहिए उसके पास, तो वो रैयत है। खूट कट्टीदार जो खेत को साफ करके, जंगल को साफ करके खेती के योग्य बनाएगा ज़मीन, वो खूट कट्टीदार होगा। जंगल को साफ करके खेती के योग्य बनाने वाला जो व्यक्ति होगा उसको हम लोग कहेंगे खूट कट्टीदार। ठीक है। खूट का मतलब पेड़ जो होता था उसको काटा गया और उसको ज़मीन के लायक, खेती के लायक उस ज़मीन को बना दिया गया। तो इसलिए याद रखिएगा, काश्तकार के अंतर्गत 3 पार्ट आता है, भूधारक, रैयत और खूट कट्टीदार, और तीनों का संबंध ज़मीन से है और ज़मीन के मालिकाना हक से है। समझ गए ना बात को? याद रखेंगे। छोटानागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? छोटानागपुर का जो क्षेत्र है, उस छोटानागपुर के क्षेत्र में विल्किंसन कानून जो है वो कब लागू किया गया था? 1834, 1835, 1836, 1837 आपको बताना है। तो विल्किंसन एक व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति का पूरा नाम जो था वो थॉमस विल्किंसन था। याद रखिएगा। तो विल्किंसन कानून जो आता है ये छोटानागपुर के क्षेत्र में मानकी मुंडा शासन प्रणाली के अंतर्गत आएगा। मानकी मुंडा शासन प्रणाली के अंतर्गत आएगा, विल्किंसन कानून आएगा। याद रखिएगा। तो ये कब लागू हुआ था? तो 1834 में ये लागू हुआ था। आंसर क्या लगाएंगे? 1834 में। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारा विल्किंसन कानून आता है, विल्किंसन व्यवस्था आता है। और मानकी मुंडा जो शासन व्यवस्था है उसका संबंध हो जनजाति से ज़्यादा है। याद रखेंगे। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था का संबंध किससे है? तो हो जनजाति से है। आइए, छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? फिर वही छोटानागपुर काश्तकारी जो कानून था वो कब लागू हुआ? तो आप लोगों को बताना है। 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी कानून लागू हुआ। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? सोहराय पर्व मनाते हम लोग कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है सोहराय पर्व, जिसमें गौशाला की पूजा होती है, जहाँ पर गाय लोग रहते हैं इसकी पूजा की जाती है। दीपावली के मौसम पर सोहराय पर्व मनाया जाता है ना। तो इसमें संथाल जनजाति का विशेष योगदान होता है और संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में सोहराय पर्व को देखा जाता है। याद रखेंगे। कार्तिक के अमावस्या के दिन सोहराय पर्व मनाया जाएगा। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई, तो पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है तो वो कितना है? फुट में दिया हुआ है। ऐसे तो मीटर में तो पता ही होगा आप लोगों को। पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई मीटर में कितना है? 1365 मीटर है। मीटर की जब मैं बात करूंगा 1365 मीटर, अब फुट में आ जाएगा तो 4480 फुट आ जाएगा। और पारसनाथ पर्वत
एक धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जैन धर्म। जैन धर्म के यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदाय से संबंध है पारसनाथ पर्वत का। पारसनाथ पर्वत जो है ये मधुबन के क्षेत्र में पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये एक मोक्ष स्थल भी है। अधिकतर जैन मुनि जो थे, अधिकतर जैन मुनि का जो मोक्ष जो प्राप्त हुआ है वो पारसनाथ पर्वत पर ही प्राप्त हुआ है। अधिकतर जैन मुनि का जो मोक्ष प्राप्त हुआ, लगभग 20 जैन मुनि ऐसे, जैसे 24 तीर्थंकर है ना जी। जैन मुनि में कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर है। और 24 में से 20 को जो मोक्ष की जो प्राप्ति हुई है वो पारसनाथ पर्वत। 4 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसे हमारे जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी, तो महावीर जी को मोक्ष की जो प्राप्ति हुई है पावापुरी में हुआ है। हमारे जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हैं, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हैं, इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है गुजरात के गिरनार पर्वत पर हुई है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, देखिए हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, नेमिनाथ ये 22वें तीर्थंकर हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति गिरनार पर्वत पर हुआ है, 22वें तीर्थंकर को। 12वें तीर्थंकर जिनको हम लोग वसु पूज्य कहते हैं, चंपापुरी, इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई चंपापुरी में 12वें तीर्थंकर को। और हमारे जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव के रूप में जाना जाता है, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है कैलाश पर्वत पर, याद रखिएगा। तो 4 ऐसे तीर्थंकर हुए जिनकी मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पर्वत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में हुआ, लेकिन 20 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति जो हुई है वो आपको पारसनाथ पर्वत को। महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुआ, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति इसी बराकर नदी, झारखंड में जो बराकर नदी है उसको जैन ग्रंथ में ऋजुपालिका नदी कहते हैं। तो उसी ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में आदिवासियों के जो फूल के जो त्यौहार होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो सरहुल के नाम से जानते हैं। पिछले वाले क्लास में मैंने सरहुल के बारे में पूरा आपको बताया था, है ना। तो बार बार एक ही चीज़ को दोहराना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे YouTube पर जाएंगे और उसे देखेंगे, उसमें सरहुल के बारे में आपको पूरा बताया गया है। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिला है? तो छऊ नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हुआ है। छऊ नृत्य एक प्रकार का मुखौटा नृत्य भी है। छऊ नृत्य जो है वो एक प्रकार का मुखौटा नृत्य भी है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। और छऊ नृत्य झारखंड के सरायकेला खरसावां के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, उड़ीसा के मयूरभंज के क्षेत्रों में और बंगाल के पुरुलिया के क्षेत्रों में छऊ नृत्य हमको देखने को मिलता है। पारंपरिक लोक कथाओं पर आधारित ये नृत्य है और मार्शल आर्ट का संबंध इससे है। मार्शल आर्ट का संबंध छऊ नृत्य से है। ये मुखौटा नृत्य भी है। छऊ नृत्य के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ये मुखौटा नृत्य है। इसमें मुखौटा पहना जाता है, चेहरे पर मुखौटा डाला जाता है। मार्शल से इसका संबंध है, मार्शल आर्ट से संबंध है इसका, है ना। मार्शल आर्ट से छऊ नृत्य का संबंध है। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के क्षेत्रों में छऊ नृत्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को घुमा देगा कि झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कहाँ से उपचुनाव जीतकर बने थे। क्योंकि जब झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, जब इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तब ये चुनाव नहीं जीते थे, किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं हुआ था उस समय,
है ना, इन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। लेकिन फिर संविधान में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है बिना जीते हुए, तो उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी जगह से उसे जीतकर आना पड़ेगा विधानसभा में। ठीक है, तो बाबूलाल मरांडी जो थे वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्होंने एक उपचुनाव जीता था। उसी समय मार्क्सवादी पार्टी के एक लीडर हैं जिसका नाम है भैरव सिंह, है ना, ऐसे उनका पूरा नाम है शबीर अहमद कुरैशी, है ना। शबीर अहमद कुरैशी रामगढ़ के क्षेत्र में उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन शबीर अहमद कुरैशी की आकस्मिक मृत्यु हो गई तो वह सीट खाली हो गया। तो वहाँ पर उपचुनाव कराया गया और उपचुनाव कराने के बाद बाबूलाल मरांडी जो है वहीं से उपचुनाव में वो जीते थे, है ना, रामगढ़ क्षेत्र से। तो याद रखेंगे, बाबूलाल मरांडी को तो याद होगा ही होगा, लेकिन वो कहाँ से चुनाव जीत कर आए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप रामगढ़ का क्षेत्र याद रखिएगा, है ना। और उपचुनाव याद रख, उपचुनाव से ये जीते थे, है ना। बाद में बीजेपी से अलग हो गए, अपनी पार्टी बनाई और फिर बाद में इनकी पार्टी नहीं चल पाई तो फिर ये बीजेपी पे शामिल हो गए। छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। ऐसे पूरा का पूरा जो झारखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता और लाल मिट्टी की प्रधानता आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता आपको झारखंड के क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती। कंकरीली मिट्टी जिसको कहते हैं। दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ था? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1948 को। याद रखिएगा, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुआ। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई? तो रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 में हुई है। कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जहां से जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वहां से जो जल है 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, हुंड्रू जलप्रपात से। किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? सनातन आदिवासी महासभा से है। तो थेवल उरांव का संबंध जो है ये सनातन आदिवासी महासभा से है। संथाल में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो बहुत आसान प्रश्न था। संथाल में जो गांव के प्रधान हैं उन्हें मांझी कहा जाता है और इनके पंचायत जो होंगे वो मांझी थान के रूप में जाना जाएगा। घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकुरिया जो है वो किस जाति की सामाजिक संस्था है? तो कुरुक जनजाति की। कुरुक जनजाति की घुमकुरिया एक सामाजिक संस्था है। हजारीबाग में एक सूरजकुंड नाम का एक गर्म पानी का सोता है। तो बोला गया है कि उस सूरजकुंड नाम का जो गर्म पानी का सोता है उसका तापमान कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या 92 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको बता दूं, इस ऑप्शन के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो सटीक होगा उसको आप लोग लगाइएगा 84 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर है 88.5 डिग्री सेल्सियस। जो हजारीबाग के सूरजकुंड जो है जहाँ पर गर्म पानी का सोता है, उस गर्म पानी के सोता का जो तापमान है वो 88.5 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? तो 88.5 डिग्री सेल्सियस। याद रखें। वहाँ गर्म पानी के सोता होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि उस क्षेत्रों में गंधक की मात्रा हमें क्या देखने को मिलेगी? अधिक देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ से गर्म पानी का सोता बना हुआ है। गंधक वहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इस प्रकार झारखंड के लगभग 20 प्रश्न या 25 प्रश्न होंगे जो मैंने आपको कराया, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इसका विस्तार पूर्वक मैंने आपके साथ चर्चा भी किया है। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो पढ़ाई से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी भी प्रकार का नोट्स, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, है ना, या किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न में आपको उलझन हो, है ना, तो उस प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। हमारा जो नंबर है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। IIGS ये हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है, और नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर 9955281831 है, 1831 है, याद रखिएगा 9955281831 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं 700 पर, 7004886 इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पुनः झारखंड को लेकर उपस्थित होंगे, है ना। अभी कम से कम 10 से 12 क्लास में आपको झारखंड का पूरा करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग पेपर 1 पर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।